तो आज मैं Amazon प्राइम पर रिलीज हुई साई-फाई हॉरर फिल्म ब्लैक बॉक्स की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि अक्टूबर मंथ में रिलीज होने वाली ब्लमहाउस हॉरर सीरीज की फर्स्ट फिल्म है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड हाँ, इस फिल्म के अंदर भूत प्रेत नहीं है। ये ब्रेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर है, बट जो इस फिल्म में इंसान के साथ में होता है वो किसी हॉरर से कम नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हॉरर बस भूत प्रेत नहीं होता। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इमैनुअल ओसे कफोर ने, जो कि उनका डेब्यू फिल्म है। एंड हाल ही में मैंने बुक्स ऑफ ब्लड 2020 को एक्सप्लेन किया है, जो कि एक बेहतरीन फिल्म है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत नोलन नाम के एक कैरेक्टर के साथ में होती है, जो कि नॉस्टैल्जिक होकर अपने पुराने वीडियोस को देख रहा था। तभी उसका माइंड एक ट्रांस जैसी स्टेट में चला जाता है, जैसे कि उसके पीछे कोई आकर उसका गला दबाने लगता है, जिससे वो काफी तड़पता है। बट कुछ पल के बाद में उसकी बेटी एवा आकर उसको जगाती है और ये कहती है कि स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बेसिकली वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो रहा था। एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ रेचल की डेथ हो गई थी और उसकी मेमोरी भी ऑलमोस्ट चली गई थी। वो 3 दिनों तक कोमा के अंदर था, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। किसी मिरेकल के चलते उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई थी, पर एमनीशिया के साथ। उसकी मेमोरी लॉस प्रोग्रेसिव थी, यानी कि टाइम के साथ उसकी मेमोरी और भी खराब हो रही थी। वो अब डेली रूटीन को भी ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर भी मेमोरी नोट्स घर के हर जगह पर थे। नोलन एक सॉफ्ट स्पीकिंग अच्छा आदमी था, जो कि प्रोफेशनली एक फोटोग्राफर था। एवा उससे बेहद प्यार करती थी और वही उसको सब कुछ याद दिलाती। इन दोनों का एक सीक्रेट हैंडशेक कोड था, जिसे नोलन रोज भूल जाता था। अब वो एवा को स्कूल छोड़ता है और अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। वहां पर उसकी बॉस कैथी ये कहती है कि मैगजीन अब उसकी फोटोज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, एज उसकी वर्क की जो क्वालिटी है वो काफी खराब हो गई है। वो उसे सॉरी कहकर जॉब से निकाल देती है, जिससे नोलन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कार के स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारने लगता है, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था। यहाँ पर नोलन को एक ब्रेन रिसर्चर डॉक्टर ब्रूक्स का मैसेज बार बार आता है, जो कि उसके केस में काफी इंटरेस्टेड थी। डॉक्टर ब्रूक्स ब्रेन डेड पेशेंट्स के ब्रेन पर रिसर्च कर रही थी, जिसे उन्होंने प्रोजेक्ट ड्रीम नाम दिया था। बेसिकली वो ब्रेन को स्कैन करके उसके सबकॉन्शियस मेमोरी को डेटा के रूप में एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो गई थी। यहाँ पर नोलन अपने फ्रेंड डॉक्टर गैरी से मिलता है और अपनी जॉब की हालत के बारे में उसको बताता है। डॉक्टर गैरी उसी हॉस्पिटल में काम करता था जहाँ पर डॉक्टर ब्रूक्स की रिसर्च लैब थी। अब गैरी भी उसे फाइनल सोल्यूशन के तौर पर डॉक्टर ब्रूक्स को कंसल्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उस पर सारे के सारे नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट्स काम नहीं कर रहे थे। नोलन अब ना चाहते हुए भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वो जाकर डॉक्टर ब्रूक्स से मिलता है और डॉक्टर ब्रूक्स ये कहती है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि उसकी सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज अभी हैं भी या फिर नहीं। यदि वहां पर मेमोरीज हैं तो उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर ब्रूक्स अब हिप्नोसिस सेशन स्टार्ट करती है। वो नोलन को रिलैक्स होकर एक कर्सर पर कंसंट्रेट करने के लिए कहती है। कुछ ही देर के बाद में हम ये देखते हैं कि वो खुद को एक ब्लैक रूम में पाता है, जो कि उसका सबकॉन्शियस माइंड था, जो कि फिलहाल बिल्कुल ब्लैंक था। तभी वहां पर पीछे से आकर एक हाथ उस पर हमला करता है, जिससे नोलन डरकर जाग जाता है। अब वो पैनिक में डॉक्टर ब्रूक से ये कहता है कि मैंने वही चीज अपने सपने में पहले भी देखी है, वो मुझे काफी ज्यादा हॉन्ट करता है। डॉक्टर ब्रूक्स ये कहती है कि ये एक गुड न्यूज है। यदि उसको वहां पर कुछ दिखा है तो उसकी मेमोरीज अभी तक इंटैक्ट हैं, यानी कि उसकी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। नोलन अब काफी डर गया था, तो वो बिना कुछ बोले ही वहां से घर आ जाता है। स्कूल के बाद में एवा नोलन का वेट कर रही थी, पर नोलन उसको लेने नहीं आता। उसकी टीचर उसको घर छोड़ने आती है और नोलन एवा को देखते ही सॉरी कहने लगता है। स्कूल टीचर नोलन को ये वार्न करती है कि ऐसा तीसरी बार हुआ है। यदि आज के बाद फिर से ऐसा हुआ तो उसे मजबूरन चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर चाइल्ड सर्विसेज यूएस गवर्नमेंट की एक संस्था है, जो कि ऑर्फन बच्चों की, डोमेस्टिकली अब्यूज्ड बच्चों की देखभाल करती है। यदि उन्हें लगा कि पेरेंट्स बच्चों के लिए डेंजरस हैं, तो वो लीगली ऐसे बच्चों को अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। तो एवा को खोने के डर से नोलन डॉक्टर ब्रूक्स की एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट को लेने के लिए रेडी हो जाता है। डॉक्टर ब्रूक्स उसके सर पर EEG हेडसेट लगाकर ये कहती है कि ये डिवाइस ब्लैक बॉक्स है। ये उसके ब्रेन को स्कैन करेगा और डेटा को इस प्रोसेसर के अंदर भेजेगा। प्रोसेसर इस डेटा की 3D रियलिटी बनाएगा,
जिसे वो VR हेडसेट में देख सकेगा। जैसे ही उसका कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस मेमोरी में जाएगा तो वो 3D रियलिटी में दिखाई देगा। अब डॉक्टर ब्रूक्स नोलन को हेडसेट लगाकर हिप्नोसिस करने लगती है। इस बार कर्सर VR हेडसेट के अंदर था। हिप्नोसिस स्टार्ट होता है जिसमें 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में हम नोलन को उसकी बेटी एवा के जैसे रूम में देखते हैं जो उसके माइंड का एक सेफ हाउस था। ये सेफ हाउस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है और उनके बेसिक मेमोरीज पर डिपेंड करता है। अब डॉक्टर ब्रूक्स नोलन को वार्न करते हुए ये कहती है कि उसे उस रूम से बाहर नहीं जाना है। यदि वो ऐसा करेगा तो वो कभी भी हिप्नोसिस से बाहर नहीं आ पाएगा। वो नोलन को एक एनालॉग वॉच को इमेजिन करने के लिए भी कहती है जिससे वो मेमोरीज को रेगुलेट कर सकेगा और ये जो वॉच का जो काउंटर है उससे उसकी मेमोरीज को वो आगे या फिर पीछे कर सकता है। तो जैसे ही वो इस काउंटर को दबाता है उसकी फर्स्ट मेमोरी निकल कर आती है जो कि उसकी वेडिंग सेरेमनी की थी। वो एक चर्च में खुद को पाता है जहां पर उसकी वाइफ, प्रीस्ट और बाकी लोग भी थे। जैसे ही वो अपनी वाइफ को देखता है उसका चेहरा ब्लर दिखाई देता है और वहां पर बैठे सभी लोगों का चेहरा भी बिल्कुल ब्लर था। यहाँ पर प्रीस्ट एक वाइट इंसान था। चेहरा यहाँ पर ब्लर था बट यू कैन सी हिज स्किन कलर। अब यहाँ पर फिर से वही चीज जिसने उस पर पहले हमला किया था यानी कि लास्ट हिप्नोसिस सेशन में वो वहां पर आने लगता है। उसका कोई शेप नहीं था। 4 लेग्स पर वो चल रहा था और कंटिन्यूअसली अपनी शेप को बदल रहा था। खास बात ये थी कि उसने भी नोलन की जैसे ही वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और वो फिर से उस पर हमला करने लगता है जिससे नोलन पैनिक में आकर वॉच को स्टॉप करके हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है। वो ये सारी बातें डॉक्टर ब्रूक्स को बताता है और डॉक्टर ब्रूक्स उसको शांत करने के लिए ये कहती है कि ये ब्रेन का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि उसे रोक रहा है। अगली बार जब वो किसी भी चेहरे को क्लियरली देख पाएगा तो उसकी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। नोलन अब गैरी से मिलकर अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताता है और बाद में अपनी वेडिंग फोटोज को भी देखता है। बट शॉकिंगली उस फोटो में प्रीस्ट जो था वो एक अफ्रीकन अमेरिकन था और उसकी शादी किसी चर्च में नहीं बल्कि ओपन गार्डन में हो रही थी। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी। या तो उसकी मेमोरी नकली थी या फिर ये फोटो। अब वहाँ पर रखी हुई एक स्टिक से उसे एक और मेमोरी याद आती है और अगली सुबह वो एवा को लेकर एक जापानीज रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर सुशी खाता है। वो एवा से ये कहता है कि ये रेस्टोरेंट उसकी मॉम का पसंदीदा रेस्टोरेंट था और वो हमेशा यहाँ पर आया करते थे। अब अगले सेशन में उसकी मेमोरी उसको एक बिल्डिंग के किसी अपार्टमेंट में ले जाती है जहाँ पर एक छोटी बच्ची रो रही थी। नोलन अपार्टमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और उसके विंडो से उसे बाहर एक ग्रीन गेट और एक बड़ा सा क्लॉक टावर दिखता है। नोलन को ये लगता है कि वो बच्ची एवा होगी पर उसका फेस भी ब्लर था तो उसे पता नहीं चलता। तभी उसे एक दूसरी लेडी की रोने की भी आवाज सुनाई देती है। जब वो उसे देखता है तो उसके बॉडी पर जगह जगह घाव थे और चेहरा भी ब्लर था। अब फिर से वही शेप शिफ्टिंग चीज उस पर हमला करने के लिए आती है और इस बार उसके गले को दबाने लगती है। नोलन फिर से अनसक्सेसफुल होकर बाहर आ जाता है। अब इस सेशन के बाद में वो गैरी से ये पूछता है कि क्या कभी उसकी वाइफ और वो फाइट किया करते थे, क्या वो उस पर हाथ उठाता था। गैरी उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट डे नोलन एवा को लेकर सिटी में उस अपार्टमेंट को ढूंढने के लिए जाता है जिसे उसने मेमोरी में देखा था। वो अपार्टमेंट क्लॉक टावर के सामने था तो उसे आइडेंटिफाई करने में मुश्किल नहीं हुई। उस बिल्डिंग में जाते ही उसे एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर वो एक सीढ़ी से गिर गया था। अब वो उसी घर में जाकर डोरबेल बजाता है। एक एशले नाम की बच्ची डोर को खोलती है और जैसे ही वो अंदर अपनी माँ को बुलाने जाती है नोलन भी अंदर घुस जाता है। वो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने अपनी मेमोरी के अंदर देखा था। उसे पैनिक अटैक आता है और उस बच्ची की माँ मिरांडा को देखते ही वो वहां से भाग जाता है। अब वो गैरी से मिलता है और उसे उस अपार्टमेंट का एड्रेस देता है और कहता है कि शायद से उसने अपनी वाइफ को धोखा दिया है और मे बी वो उसकी एक दूसरी फैमिली हो सकती है। गैरी हड़बड़ी में उस एड्रेस को अपने हाथ पर लिख लेता है और ये कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, वो रेचल को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वो उन मेमोरीज को सिर्फ हेलुसिनेशंस कहता है। यहाँ पर नोलन कन्विंस हो जाता है क्योंकि कोई भी हेलुसिनेशन इतनी एक्यूरेट नहीं हो सकती। अब अगले सेशन में जैसे ही वो शेप शिफ्टर आता है नोलन उस पर हमला करके अगली मेमोरी के अंदर चला जाता है। इस बार वो हॉस्पिटल के अंदर था और उसके वाइटल्स बिलो नॉर्मल थे। यहाँ पर अब वो क्लियरली मिरांडा के फेस को देखता है। अब उसकी सारी मेमोरी वापस आ जाती है। वो अपार्टमेंट में रोने वाली लेडी मिरांडा ही थी। उस शादी की मेमोरी में भी वही थी।
अब उसी वक्त हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो नोलन के सेफ हाउस में था। इस आदमी का नाम टॉमस था और ये डॉक्टर ब्रूक्स का बेटा था। टॉमस 2 साल पहले उस अपार्टमेंट की सीढ़ी से गिरकर मर गया था। मीनवाइल डॉक्टर गैरी उन सभी डॉक्टर्स की लिस्ट निकालता है जिसने नोलन को ट्रीट किया था। अपने कलीग से डॉक्टर गैरी को ये पता चलता है कि जब नोलन एडमिट हुआ था तब डॉक्टर ब्रूक्स उसे अपने लैब में ले गई थी। लैब से आते ही नोलन को होश आ गया था। अब गैरी को डॉक्टर ब्रूक्स पर शक होता है और वो उनसे मिलने उनकी लैब के अंदर जाता है, जहां पर उसे बाद में आने के लिए कहा जाता है एज शी वॉज बिजी विद नोलन। इधर सेफ हाउस में टॉमस को अब डॉक्टर ब्रूक्स की आवाज सुनाई देती है। वो पैनिक में उन्हें मॉम कहकर बुलाने लगता है। डॉक्टर ब्रूक्स अब खुशी में रोने लगती है और नोलन को हिप्नोसिस से बाहर लाती है। अब बेसिकली नोलन की बॉडी में टॉमस की कॉन्शियसनेस और मेमोरी आ गई थी। टॉमस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। डॉक्टर ब्रूक्स अब अपनी सारी स्पूकी स्टोरी को एक्सप्लेन करती है और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। वो ये कहती है कि 2 साल पहले वो सीढ़ी से गिरकर ब्रेन डेड हो गया था, इसलिए उसने उसके ब्रेन को स्कैन किया और उसकी मेमोरी का एक डेटा बना लिया। जब 6 महीने पहले नोलन को यहाँ पर लाया गया था वो ब्रेन डेड था। उसने उसके ब्रेन में उसकी मेमोरी को इम्प्लांट कर दिया बिकॉज ही वॉज द परफेक्ट कैंडिडेट। वो बताती है कि ब्रेन एक फ्रेजाइल चीज होती है, उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इम्प्लांट के बाद नोलन की कॉन्शियसनेस वापस आई और उसकी मेमोरी लॉस स्टार्ट हो गई। नोलन की कॉन्शियसनेस बेसिकली उसकी कॉन्शियसनेस थी जो कि एडजस्ट हो रही थी और यही रीजन था कि नोलन थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करता था। लाइक वो सिगरेट स्मोक करने की कोशिश करता था और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहने लगता था। असल में टॉमस की मेमोरी उसके माइंड में ट्रैप हो गई थी और उसे बाहर निकालने के लिए नोलन का ब्लैक बॉक्स ट्रीटमेंट करवाना जरूरी था। इसलिए डॉक्टर ब्रूक्स ने वेट किया और मौका मिलते ही उसको बाहर निकाल लिया। ये फर्स्ट सक्सेसफुल ब्रेन ट्रांसफर है। टॉमस को ये सब सुनकर थोड़ा सा शॉक लगता है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में था कि अब वो क्या करेगा। डॉक्टर ब्रूक्स उसको मिरांडा और एशले की फोटो दिखाकर ये कहती है कि उसको दूसरा मौका मिला है एक अच्छा डैड बनने का और एक अच्छा रिसर्चर बनने का। जहां तक सवाल नोलन का है वो तो कब का मर चुका है। अब नोलन के अंदर टॉमस एवा को स्कूल लेने जाता है। वो उसे ये कहता है कि वो उसको कुछ दिनों के लिए अंकल गैरी के पास छोड़ देगा और जब वो मना करने लगती है तो वो उस पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। टॉमस नोलन से बिल्कुल अपोजिट था कैरेक्टर में। टॉमस काफी ज्यादा एग्रेसिव, अब्यूजर और ड्रिवन था। अब वो एवा को गैरी के घर पर छोड़ देता है और गैरी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। गैरी को ये लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहां से वो सीधा मिरांडा के पास में जाता है। वो फर्स्ट उसे नोलन समझकर पुलिस को बुलाने की धमकी देती है एज वो पहले भी उसके घर में बिना बताए घुस आया था, पर वो खुद को टॉमस का कॉलेज फ्रेंड बताता है जिसके चलते वो उसको खुद के घर में आने देती है और कुछ देर बाद वो शांति से उसे सारी बातें बताता है। वो ये कहता है कि वही टॉमस है। उसे वो अपनी सारी प्राइवेट बातें डिटेल में बताकर कन्विंस कर लेता है। वो उसको अपनी मॉम के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और वो ये कहता है कि वो ऐसा फर्स्ट पेशेंट है जिसने ऐसा मिरेकल किया है। अब वो खुशी में घर के चारों ओर देखता है तो उसकी फोटो वहां पर कहीं भी नहीं थी। सब कुछ बदल चुका था। वो अब गुस्से में अपनी बेटी से मिलने जाता है तो मिरांडा उसे रोक लेती है। टॉमस गुस्से में मिरांडा का गला दबाकर उसे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन मिरांडा पीछे से आकर उसके सर पर वार कर देती है। अगले ही सीन में हम उसको गैरी के घर के सामने देखते हैं और उसके सर से खून बह रहा था। टॉमस वहां से भागने लगता है और कार के ग्लास में फिर से उसे वही शेप शिफ्टर दिखाई देता है जिसे नोलन ने अपनी मेमोरी में देखा था। बेसिकली शुरुआत में नोलन के माइंड के अंदर टॉमस एक शेप शिफ्टर था जो कि उसकी मेमोरी को रीगेन करने की कोशिश कर रहा था एंड अब इस केस में यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा था, यानी कि टॉमस की मेमोरी के अंदर नोलन एक शेप शिफ्टर बन रहा था जो कि अपनी मेमोरी को रीगेन करने की कोशिश करता है। खैर अब टॉमस डॉक्टर ब्रूक्स की लैब में जाता है और ये कहता है कि वो नहीं जानता कि वो गैरी के घर के सामने कैसे आया। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इस बात पर डॉक्टर ब्रूक्स ये कहती है कि शायद उसके ब्रेन ने उसको ऐसी जगह पर वापस ला दिया जहाँ पर उसे सेफ लगा, बिल्कुल ब्लैक बॉक्स के सेफ हाउस की तरह, जिसके चलते वो टॉमस को ब्लैक बॉक्स में जाकर उस चीज को मारने के लिए कहती है। अब घर में गैरी को नोलन के द्वारा दिया गया एड्रेस याद आता है। वो उसे सर्च करता है तो उसको ये पता चलता है कि उस एड्रेस में एक अपार्टमेंट है जो कि डॉक्टर ब्रूक्स के बेटे टॉमस का है।
है, जो कि 2 साल पहले सीढ़ी से गिरकर मारा गया था। अब गैरी शॉक में एवा को लेकर सीधा लैब की तरफ जाने लगता है। लैब के अंदर टॉमस ब्लैक बॉक्स के अंदर जाता है। इस बार वो अपने अपार्टमेंट के रूम में था, एज इन ये उसके लिए सेफ हाउस था। कुछ ही देर के बाद में वो शेप शिफ्टर वहां पर आता है। वो डोर खोलकर उसे अंदर आने देता है और उसकी शेप को स्टेबल होने तक का वेट करता है। फाइनल शेप को देखकर उसे शॉक लगता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म कोई और नहीं बल्कि नोलन की सबकॉन्शियसनेस थी। अब टॉमस नोलन पर हमला करके उसे चाकू से मारने लगता है, बट तभी लैब में एवा और गैरी आ जाते हैं। एवा जोर जोर से अपने डैड का नाम पुकारने लगती है और इससे टॉमस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसको अपनी मौत के पहले की एक मेमोरी दिखाई देती है। वो गुस्से में अपनी वाइफ मिरांडा को मार रहा था और तभी उसकी बेटी एशले उसे रोकने आती है और वो इस हद तक गुस्से में आ जाता है कि वो उसको भी लात मार देता है। अब मिरांडा एशले को बचाने के चक्कर में टॉमस को धक्का दे देती है, जो कि अब सीढ़ी से गिरकर मर जाता है। लैब के अंदर बाहर एवा बार बार चिल्ला रही थी और टॉमस को अपनी गलती याद आती है। उसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो उस सेफ हाउस के डोर को खोलकर बाहर चला जाता है। और जैसा कि डॉक्टर ब्रूक्स ने नोलन को बताया था कि अगर वो सेफ हाउस को छोड़कर बाहर चला जाएगा विदाउट दैट एनालॉग वॉच, तो वो वापस कभी भी नहीं आ पाएगा। तो नोलन का सबकॉन्शियस माइंड अब टेक ओवर करता है और वो ब्लैक बॉक्स से बाहर आ जाता है। इस बार वो एवा से परफेक्ट हैंडशेक करता है। अब नोलन एवा के साथ में खुशी खुशी रहने लगता है और मिरांडा अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जा रही थी। वो न्यूज़पेपर में डॉक्टर ब्रूक्स के स्कैंडल के बारे में पढ़ती है कि उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। हमको एंड क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर ब्रूक्स के पास टॉमस के ब्रेन स्कैन की एक बैकअप कॉपी थी, जिसे वो अब किसी और पेशेंट के अंदर डालने की जरूर कोशिश करेगी। और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक बॉक्स फिल्म की कहानी। तो ये जो फिल्म है वो हॉरर, थ्रिलर और साईफाई का मिश्रण है। इस फिल्म को हम लाइट हॉरर कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर इस चीज को कोई भी नॉर्मली देखेगा तो यहाँ पर टॉमस को वो भूत बताएगा, तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर नोलन के बॉडी में टॉमस की कॉन्शियस मेमोरी को स्कैन करके इम्प्लांट किया गया था। एक ह्यूमन ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी 2.5 मिलियन जीबी होती है, जिसे कोई भी कंप्यूटर स्टोर नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर ब्रूक्स ने टॉमस के ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरी को स्कैन करके इम्प्लांट किया था। ये सिस्टम एक वायरस जैसा था। नोलन हॉस्पिटल में ब्रेन डेड स्टेट में था, यानी कि उसकी कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रही थी, पर सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव थी। ऐसे हालात में पेशेंट सालों साल जिंदा रह सकते हैं और इसके कई एग्जाम्पल हैं। बेसिकली यहाँ पर नोलन और टॉमस की जो मेमोरीज थी वो एक दूसरे से फाइट कर रही थी, इसलिए उसको उस शेप शिफ्टर के सपने आते थे। और यहाँ पर टॉमस का माइंड फुली कॉन्शियस तब हुआ जब उसने ब्लैक बॉक्स के अंदर मिरांडा का फेस देखा था। एनीवे, ये एक अच्छी लाइट हॉरर साईफाई फिल्म है जहाँ पर हम थोड़ा इमोशंस को भी देख पाते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट करके जरूर जाना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे